बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 चरणों में बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे और 10 नवंबर को इन चुनाव नतीजों का ऐलान हो जाएगा। कैसी है बिहार की सियासी फिजा, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं कोरोना काल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, देश का एक बड़ा राज्य है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। पहला रिएक्शन तो यही है, ये चुनाव होने जा रहा है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, पिछले 6-7 महीने में अगर पूरे विश्व की बात की जाए, 70 से ज़्यादा देशों में जहां चुनाव होने थे, किन्हीं कारणों से ज़्यादातर टाले गए थे और भारत के लिए एक बड़ी बात होगी अगर ये चुनाव ठीक से सफलतापूर्वक करा लिए जाते हैं और मुझे आशा है कि पूरी सफलता के साथ कराए जाएँगे क्योंकि जितनी तैयारी की गई है, एक-एक माइन्यूट उसकी तैयारी की गई है। जहाँ तक मतदान केंद्रों का सवाल है, वहाँ 1000 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, वोटर्स नहीं होंगे और अगर आप उस हिसाब से देखें तो 7 करोड़ लोग वोटर हैं, मतदाता हैं, उनके लिए 7 लाख से ज़्यादा केंद्र होंगे और इस तरीके से बहुत विशाल स्तर की तैयारी है और यही तैयारी नहीं है बल्कि पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनकी तैयारी होगी और उसके बाद मेडिकल की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है। हर सुरक्षा मतदान कर्मी जो होगा वो अपनी पीपीई किट में होगा। उसके अलावा जहां जरूरत होगी वहां वोटर्स को भी ये सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और जो शायद अभी तक कहीं सोचा भी नहीं गया था कि किसी एक कोरोना पीड़ित को आप उस मुख्य धारा में, क्योंकि वोटिंग की धारा मुख्य है, सबसे मुख्य अधिकार का उस पर अगर आप लेकर के करते हैं उसको वोट डलवाने की व्यवस्था करते हैं तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये सब हो जाता है तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी सुविधा दी जा रही है और बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य चुनाव आयोग कर रहा है। ये एक पहला व्यवस्था के तहत है। जी, चुनाव में घंटे का समय भी बढ़ाया गया और हर बार ईवीएम का बटन दबाने के बाद मशीन को सैनिटाइज भी किया जाएगा। पूरी दुनिया इस लोकतंत्र के पावन पर्व को देखेगी क्योंकि इतने बड़े राज्य में चुनाव हो रहा है। सर, अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें, क्योंकि चुनाव के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां बिहार में ताल ठोक रही है। 2015 से 2020 आते आते बिहार के चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। जब 2015 में नीतीश और लालू की जोड़ी ने मैदान में ताल ठोकी, तब दूसरे हालात थे। जिस तरह से कह सकते हैं बीजेपी, लोजपा, रालोसपा सबका सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन 2017 आते आते नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने पाले में चले गए और अब टिकटों को लेकर जिस तरह से खटपट महागठबंधन और एनडीए में चल रही है, सर कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जहाँ तक खटपट का सवाल है, टिकटों के मारामारी का सवाल है, वो हर जगह, हर पार्टी में और हर चुनाव के पहले होती थी, जिसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। इस बार ज़रूर थोड़ी-सी स्थितियाँ विकट इसलिए हैं कि एक तरफ जीत की कगार पर या नीतीश कुमार एंड कंपनी जो है वो चौथी बार सत्ता के चरण पे जाने वाले हैं। नीतीश कुमार का ये मैं 3 कार्यकाल मानता हूँ, बीच का छोटा-सा कार्यकाल जो मांझी को उन्होंने दान में दे दिया था, वो अगर हटा दिया जाए, तो नीतीश कुमार ही उसके कर्ता-धर्ता रहे हैं और अगर आप बतौर मुख्यमंत्री देखेंगे तो 5वीं दफ़े ये काम करने जा रहे होंगे, जिसकी पूरी संभावना दिखती है और संभावना वो नीतीश कुमार के सरकार के कार्यों से ज़्यादा विपक्ष की विफलता की वजह से मुझे दिखती है। विपक्ष इस बार बिल्कुल भी नाकारा साबित हुआ है। विपक्ष अपने जहाँ उसकी ज़रूरत थी, वहाँ वो दिखा नहीं है। कोरोना काल में बिल्कुल नहीं दिखा। ये अपने आप में बहुत मुश्किल की बात है। हाँ, विपक्ष वहीं काम आ सकता है और विपक्ष के पास इस समय जो सबसे बड़ा हथियार है, वो है जातिगत रणनीति। अगर अभी तक तो यही लग रहा है कि वो अपनी जातियों को मतलब ठीक से नहीं रख पाया, अपने लोगों को ठीक से नहीं रख पाया। आरएलएसपी के पास में एक कुशवाहा का वोट बैंक, ठीक-ठाक वोट बैंक हुआ करता था, जो
नीतीश कुमार के उनकी जाति के वोट बैंक से थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन अगर वो उस पे ठीक से काम करते तो कम से कम उनको तो रख सकते, तो उनको नहीं रख पाए, माझी को नहीं रख पाए। दलितों का वोट बैंक जो है वो ज्यादातर जो है वो पासवान के पास में रहा है। पासवान से वो छीन करके नीतीश कुमार ने अपने पास कर लिया था। 21 दलित जातियां हुआ करती थी, 20 को उन्होंने महादलित बना दिया था, एक पासवान की जाति छोड़ दी थी। लेकिन अब क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार फिर से आ गए हैं, और तो तमाम विरोधों के बावजूद भी एलजेपी की अपनी कोशिशों के बाद, एलजेपी ने एक बहुत बड़ा नारा दिया था, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। उस नारे से वो बहुत ज्यादा परिवर्तन भी चाहते थे। देश के इतिहास में शायद पहली बार इस तरीके का देखा है कि रीजनल पार्टी ने विज्ञापनों का एक बड़ा दौर दिखाया था। कैसे हुआ था ये समझ में नहीं आ सकता, लेकिन खासतौर से रामविलास पासवान से इतर चिराग पासवान बहुत एग्रेसिव भूमिका में रहे। मुझे नहीं लगता कि उसके बहुत ज्यादा नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर दबाव केंद्र का है। और चिराग पासवान जो है, क्योंकि अभी वो याद नहीं रखना चाहते कि पिछली विधानसभा में उनके पास सिर्फ 2 सीटें थी, तो 2 सीटें नहीं लेना चाहते हैं, वो ज्यादा पे चाहते हैं। और मुझे लगता है कि 25, 30, 26 वैसे संख्या मानी जाती है, लेकिन 30-32 के आसपास कुछ नीतीश कुमार को अपना समर्पण करना पड़ेगा, कुछ और लोगों को करना पड़ेगा, और कुल मिलाकर के वापसी हो सकती है। क्योंकि तीसरा वहां कोई गुट काम बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे कर नहीं रहा है। यशवंत सिन्हा ने बहुत कोशिशें की, खूब जान लगाई, खूब काम करने की कोशिश की, लेकिन अभी लगता नहीं है। और जो क्योंकि बाकी जगह से भी लोग अलग होते चले जा रहे हैं। पप्पू जी, आपने सियासी समीकरण और राजनीतिक समीकरणों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। बिहार पर आपकी अच्छी खासी पकड़ भी है। सर, कोरोना काल में देश का पहला राज्य है जहां पर चुनाव हो रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह की समस्याएं रही है, पुल बनता है, टूट जाता है, लीची बुखार आता है, मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत जिस तरह से एक देश के जाने पहचाने चेहरे थे, अच्छे कलाकार थे, वो हमारे बीच नहीं रहते। आपको लगता है कि जीडीपी का लगातार गिरना, युवाओं के बीच रोजगार का एक मुद्दा उठाना, ये तमाम मुद्दे बिहार चुनाव में फैक्टर बनेंगे? और अगर बनते हैं तो क्या इस चुनाव में जीत और हार के समीकरण को केंद्रीय सरकार की जीत और हार से भी जोड़कर देखा जाए? देखिए, बिहार का जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से तो ये मुद्दे नहीं बनते दिख रहे हैं। इतिहास के हिसाब से अगर आप देखें तो इतिहास के हिसाब से ये है कि वहां जातिगत समीकरण के आधार पर ज्यादा चीजें होती हैं, और जब बहुत बुरी स्थिति हो जाती तब मुद्दों पर बातचीत आ जाती है। बुरी स्थिति कहने का मतलब यह है कि जब लालू यादव के शासनकाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी, बुरा हाल हो चुका था, तो उसके विरोध में मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने उसके विरोध की रोटी 15 साल तक खाई है, और हो सकता है इस बार भी वो रोटी सेकी जाए, और उसकी बल्कि अभी वो जो आटा गूंथा गया है उसमें उस विरोध का ही ज्यादा पुट होगा, और उसको अच्छे से पकाया जाएगा, उसको अच्छे से लाल किया जाएगा, उसके विरोध की वॉल्यूम को और बढ़ाया जाएगा। लोगों को याद दिलाया जाएगा कि अगर लालू यादव आ गए तो उसी तरीके का बुरा हाल होगा। हाँ, निश्चित ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, नीतीश कुमार ने अपना भरसक काम किया है, लेकिन पत्रकारों का और बाकी सबका आरोप है उससे बहुत ज्यादा काम कर सकते थे, लेकिन वहां की रणनीति को उन्होंने वैसी रणनीति अपनाई जैसे कि लालू यादव अपनाते रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा काम करो और बाकी ज्यादा अपने समीकरणों को ठीक रखो। नीतीश कुमार ने भी लगभग यही किया, काम किया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम हुआ है, बेसिक क्षेत्रों में काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, लेकिन वो काम उस काम में 15 साल नहीं लगने चाहिए, उस काम में 4-5 साल बहुत थे। उसके बाद जो मूल रूटीन वर्क थे ये। सर, दोनों खेमों में टिकटों को लेकर बड़ी मारामारी हो रही है, कौन कितनी सीटें लेगा, इसको लेकर अभी भी बयान हर तरफ से आ रहे हैं। अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो जीतन राम मांझी इस खेमे से निकल चुके हैं, लेकिन
जिस तरह से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान लगातार बयानबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ और ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, आपको लगता है कि भीतरघात इस बार सबसे ज्यादा इन चुनावों में होगी? आपने कुशवाहा की बात की, क्या नीतीश कुमार कुशवाहा को स्वीकार करेंगे अगर वो उनके गठबंधन में शामिल होते हैं? क्योंकि पुराना जो ट्रैक रहा है कुशवाहा और नीतीश के बीच में, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार थे ही जिन्होंने कुशवाहा को बनाया था, ये नहीं भूलना चाहिए। जी। नीतीश कुमार ने ही कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया था। सर तो बंगला भी इन्होंने खाली करवाया था। मूल रूप से नीतीश कुमार ही कुशवाहा को बढ़ाने वाले रहे और बाद में कुशवाहा अलग हो गए अपनी उनकी राजनीतिक इच्छाओं को लेकर के, राजनीतिक उनकी शैली को लेकर के उन्होंने अपना एक अलग बेस और आधार बनाना चाहा। संकट इस समय आरजेडी में नहीं है, आरजेडी के महागठबंधन में है ही नहीं। पहली बात तो महागठबंधन है ही नहीं, तो वहां टिकट वितरण का संकट नहीं है। टिकट वितरण का संकट सिर्फ और सिर्फ एनडीए में है। क्यों? क्योंकि एनडीए में अभी पहली लड़ाई जो कुछ दिन पहले तक दिखती थी, भाजपा अपनी पूरी कोशिश करती थी कि हम बड़े भाई हैं कि तुम बड़े भाई हो, जेडीयू से कहती थी। जेडीयू कहता था हम ही बड़े भाई हैं, हम ही रहेंगे। लेकिन जेडीयू जिस का जो काम करने का स्टाइल है, अब उसको लग गया कि अगर कहीं ऐसी गड़बड़ हो गई, जो पिछले चुनावों को अगर आप देखें, 15 के पहले के चुनाव को देखें, तो विधानसभा में भी टिकट भला ही इनको कम दिए जाते थे, लेकिन जब नंबर ऑफ सीट्स का मामला होता था तो बीजेपी ज्यादा सीटें लेकर के आ जाती थी और बीजेपी का एक दबाव रहता था। अब वो दबाव से मुक्त करने की कोशिश जेडीयू ने पिछले 1.5-2 साल से उनके नेताओं ने लगातार की कि हम ही बड़े हैं, हम ही बहुत कुछ हैं, हम ही पुराना वो 15 का इतिहास दिखाते थे, जबकि 15 के समीकरण दूसरे थे। तो 15 में उनके पास समीकरण, अतिरिक्त समीकरण थे आरजेडी के साथ रहने पे, और बीजेपी के नुकसान था क्योंकि बीजेपी के पास में अतिरिक्त कोई दल बड़े नहीं थे। तो जो दल अभी आपको एलजेपी और आरएसपीएल और हम दिखते हैं, वो इतने बड़े आधार बेस नहीं है जो बीजेपी को सत्ता तक बिल्कुल सीधे पहुंचा दे। तो बीजेपी इस बात को समझ गई है कि बीजेपी अकेले सत्ता को नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए शायद वो फिर नीतीश कुमार शरणम गच्छामी की स्थिति में रहे और नीतीश कुमार के साथ ही उनको लड़ना ठीक रहा। और केंद्रीय नेतृत्व भी मानता है कि अब जब बहुत ज्यादा शिवसेना उनके साथ रह नहीं गई, बादल साहब लगभग हटने की कगार पे हैं, तो जेडीयू को बनाए रखना उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है। और जो केंद्रीय स्थिति है, खासतौर से राज्यसभा की स्थिति और परसेप्शन के हिसाब से, तो जेडीयू इस बार बहुत बड़े फायदे में रहेगी। लेकिन जेडीयू के सामने दिक्कत ये होगी कि वो किस किस को समेटे। क्या कुशवाहा को समेटेगी, क्या मांझी को समेटेगी? तो मुझे लगता है समेटना क्या होगा, 2-4 सीटों के ये लोग हैं, उनको 2-4 सीटों में ही समेटना पड़ेगा। हाँ, एलजेपी जरूर जो चाहती है कि कम से कम उसको, वो चाहती तो 40-42 सीटें, मुझे लगता नहीं कि इतनी मिलेंगी। और केंद्रीय नेतृत्व का जब दबाव आएगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी का एलजेपी पे, तो हो सकता है उसको सीटें थोड़ी कम हो जाएं। और चिराग पासवान भी जो है वो क्योंकि उनको पिताजी रामविलास जी जो है इस समय अस्पताल में हैं, बीमार हैं, और शायद तो उनकी जगह पर उनको पदस्थापित किया जा सकता है केंद्रीय सरकार में। बहुत सारे अगर मगर होंगे, शर्तें होंगी, और जिस वजह से उनको एक नया रूप मिलेगा। संकट सबसे बड़ा एनडीए में ही टिकट वितरण को लेकर के है। सर एनडीए की अगर बात करें तो यहाँ पर आरजेडी को आपको लगता है कि अब वजूद बचाने का चुनाव है, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के बेटे चुनाव में है और मांझी को खोट नजर आता है इनके अंदर, कुशवाहा को भी इनमें खोट नजर आता है, ऐसे में क्या आरजेडी के लिए चुनाव उनके वजूद का चुनाव होगा? बिल्कुल वजूद का चुनाव होगा। क्यों? क्योंकि आरजेडी में ही जब बड़े-बड़े नेता सब किनारे हो चुके हैं, जगदम्बा बाबू मरने के पहले उनको खरी-खोटी सुना गए हैं, तो बचता क्या है आरजेडी में? आरजेडी में अभी यादव वोट बैंक बचता है, जो जिसके सहारे कितना होंगे। और तारीफ करनी होगी नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार ने जो मुस्लिम वोट बैंक, जो यादव वोट बैंक के साथ में था, बीजेपी के साथ आने के बावजूद भी उन्होंने मुस्लिम्स के, जो आरजेडी पहले कुल मिला के मानती थी कि सब कुछ हमारा है, वो थोड़ा बहुत उन्होंने उससे छीन लिया है। इसके बावजूद कि भाजपा उनकी एक बड़ी साथी है, बड़ा गठबंधन का हिस्सा है, तो मुसलमान भी जो है उसका विश्वास अभी नीतीश कुमार से डिगा नहीं है। ये नीतीश कुमार के पक्ष में
बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि क्योंकि कमजोर विपक्ष की वजह से नीतीश कुमार का रास्ता कम से कम मुझे अभी आज की तारीख में साफ लगता है। थोड़ा साफ और नजर आता है। जो चुनाव प्रचार की जो स्थितियां हैं और चुनाव प्रचार में जो काम होने जा रहा है, वो सबसे बड़ा काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और उसका फायदा है जेडीयू को मिलेगा। और जेडीयू खुद अब तैयार हो गई है। जेडीयू के एक मित्र हुआ करते थे इसलिए कह रहा हूं प्रशांत कुमार के लिए। प्रशांत कुमार ने सब कोशिशें काफी कुछ कर ली थी, लेकिन पिछले 6 महीने जब से 6 महीने के 8 महीने से किनारे हुए। और दुर्भाग्य ये देखिए प्रशांत कुमार खुद भी अपना कुछ नहीं कर पाए कोरोना काल के चक्कर में, जबकि उनकी इच्छाएं मंशा बहुत कुछ थी। और इस चुनाव में कांग्रेस तो कहीं है नहीं, वैसे भी 5-6% वोट की पार्टी है, कुछ एक सीटें हैं। अब कांग्रेस कितना कुछ पंप कर पाएगी और कांग्रेस खुद इस संघर्ष में नेतृत्व के संकट से गुजर रही है, तो बहुत मुश्किल लगता है। जो कुछ होगा वो यादव वोट बैंक के सहारे पूरी लड़ाई लड़ने की आरजेडी कोशिश करेगी। सर, कांग्रेस की बात आपने कही। कांग्रेस के पास 23 सीटें है राज्य के अंदर, और आजकल बिहार के चुनाव में ओवैसी साहब भी काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो अखिलेश यादव हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी समर्थन करेंगे, हम भी प्रचार करने आएंगे। आपको लगता है कि ये लोग कुछ कर पाएंगे बिहार में, या सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए, राजनीति में बने रहने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है? देखिए, अखिलेश यादव का सवाल तो कोई बहुत ज्यादा है नहीं। अखिलेश यादव के पास में कुल जमा एक बॉर्डर की सीटें कुछ हैं जो जिसपे वो कुश्ती लड़ सकते हैं। और क्योंकि बनारस और बनारस से आसपास उधर बलिया से जुड़ी हुई जो करीबन 25 से 30 सीटें ऐसी हैं इस चुनाव में जहां थोड़ा सा प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन वो जीतने की स्थिति में होंगे, ये मुझे शक लगता है। ये जीतने की स्थिति में तभी हो सकते हैं जब कोई महागठबंधन का काम बड़ा हो जाए और वो मिल करके उनको सहयोग सहायता मिल जाए। जहाँ तक ओबीसी का सवाल है, ओबीसी जो है वो मुस्लिम बहुल्य सीटों पर अपना दबाव पहले से बनाते रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से नंबर तो उनके विधायकों के बढ़े। कुछ उन्होंने काम पिछले चुनाव में भी किया था। जो मिथिला का इलाका है या भागलपुर और उसके आसपास के किशनगंज का जो इलाका है, वहाँ मुसलमान वोट, कटिहार वगैरह, वहाँ मुसलमान वोट है और उसको वो अपने तरीके से अपने कब्जे में लेना चाहेंगे। लेकिन अगर उनके पास कोई पार्टनर मिल गया उनको, तो ज़रूर उनको कुछ सहायता हो सकती है और वो पार्टनर आरजेडी या कांग्रेस हो जाता, तब तो बात दूसरी होती। जी। क्योंकि वो एक तरीके से जैसा पिछली बार आरोप लगाया था कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, इस बार अभी तक कुछ ऐसा संकेत नहीं मिला है। ओवैसी बहुत तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़े हैं और उनकी मान्यता भी बढ़ी है। अब किस देखना होगा कि बिहार में क्या कर पाते हैं। मुझे लगता है कि सीटों को लेकर के ज़रूर वो उनको कुछ फायदा हो सकता है। बहुत बड़ी भूमिका होगी बहुत ज्यादा इसका मुझे करने वाले नहीं है। एक सर एक आखिरी सवाल। एनडीए, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, एनडीए के पास दिखाने के लिए एक मुख्यमंत्री का चेहरा अभी भी है, सुशासन बाबू। अगर हम यूपीए या महागठबंधन की तरफ देखते हैं तो वहां पर सिर्फ फुटबॉल की नौबत है। तो क्या जो मौजूदा दल है वो इसको एक मुद्दा बनाएंगे सत्ताधारी पार्टी की? क्योंकि आजकल कई राज्यों में ट्रेंड देखा गया है कि आपका सीएम चेहरा कौन है, पहले ये बताइए। क्या ये स्थिति बिहार में ही पैदा होगी विपक्ष के लिए? नहीं, देखिए नीतीश कुमार एक चेहरा है और सुशासन बाबू का के नाम का ठप्पा लगा है उनके साथ में, तो चेहरा तो वही होंगे, उसमें और कोई चेहरा नहीं हो सकता है। और जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी में तेजस्वी ही चेहरा होंगे, चाहे कैसे भी हों, क्योंकि अपना है और वही काम कर सकता है। आरजेडी की स्थिति कांग्रेस की लगभग बराबर की स्थिति है, जहाँ गांधी परिवार जहाँ कांग्रेस से मुक्त नहीं हो पा रही है, वहीं केंद्रीय स्तर पर उसी तरीके से बिहार में आरजेडी जो है वो तमाम अच्छे नेता उनके पास थे जिनको वो बहुत आगे कर सकते थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगदम्बा बाबू और न जाने कितने और नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और वो उसकी वजह ये है कि यादव वोट बैंक को बचाए रखने के लिए तेजस्वी यादव या लालू यादव जो उनके पिताश्री हैं, उन वो ही कुछ काम कर सकते थे और उन्हीं के आगे नतमस्तक लोग होते रहे हैं। इतिहास लालू यादव को एक बड़े तौर पर याद रखेगा, क्योंकि उन्होंने पिछड़ों के लिए और खासतौर से यादवों के लिए एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया और वो उसके आज भी सर्वमान्य नेता हैं।
अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, काम नहीं करते हैं, उसके बाद भी वो तेजस्वी ही को नेता मानेंगे और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव होने जा रहा है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल बताया सटीक विश्लेषण करके कि बिहार की राजनीतिक स्थिति क्या है, वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी चुनावी बिगुल बजा है, तो देखना वाक़ई दिलचस्प होगा कि किसके हिस्से में कितनी सीटें और कितने वोट आते हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।